तो किसी को याद है कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? कार्ड। करेक्ट, हमने कार्ड किया था। हमने सिंपल कार्ड, देन हमने मल्टी लेयर कार्ड, एंड जो अभी कार्ड न्यू आया है उस तीनों पे हमने वर्क किया था। और उसमें हमने ये देखा था कि सिंगल कार्ड में आप सिंगल वैल्यू रख सकते हो। मल्टी लेयर कार्ड में क्या होता था कि हम वैल्यूज को किसी दूसरे यूनिट में नहीं दिखा सकते थे, जैसे मिलियन बिलियंस में। और जो डिटेल्ड कार्ड आया था वहां पे हमने 3 लेयर के एनालिसिस कर सकते हैं, जो आपका ये था कि जहाँ पे हमने टोटल शिपिंग कॉस्ट भी रखा, देन शिपिंग कॉस्ट का परसेंटेज भी रख सकते थे। एक डिटेल था, एक व्यू था। तो हम 3 लेयर पे आकर के उसके एनालिसिस कर सकते थे। आज हम बात करते हैं, एक दो चीजें हमारा कॉलम चार्ट में रह गया था जो ऑफ कोर्स उस दिन उन्होंने याद दिलाया। तो एक तो ड्रिल डाउन और ड्रिल अप हमने बात कर लिया था कि क्या होता है जब हमें एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना होता है। तो हम ड्रिल डाउन करते हैं, और ऊपर की तरफ आना होता है तो ड्रिल अप करते हैं। थर्ड आइकन जो होता था वो क्या करता था, एक लेयर से दूसरे लेयर पे मूव करता था। और फोर्थ आइकन क्या करता था कि फर्स्ट आइकन को भी रखता, मतलब फर्स्ट वैल्यू को भी रखता था, और उसके बाद उसके सेकेंड वैल्यूज पे जाता था। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इंडिया का स्टेट वाइज कोई डेटा है, और हमने यहाँ पे क्लिक किया, तो स्टेट से हो सकता है हम सिटी पे डायरेक्ट मूव कर जाएंगे, फिर हमें स्टेट का व्यू नहीं दिखेगा, सिर्फ सिटी का व्यू दिखेगा। बट यदि मैं थर्ड फोर्थ आइकन पे होता तो यहाँ पे क्या होता कि आपका यूपी है, यूपी में कितने सिटीज हैं उन सबका डिटेल भी दिखता, यानी कि स्टेट सिटी एक साथ ही दिखता। ठीक है। उसके बाद ये होता है आपको फोकस करने के लिए। फोकस इट मीन, देखिए इस सीट पे ना 3 ग्राफ है। इफ आई विल क्लिक हेयर, तो इससे क्या होगा कि ये फोकस हो गया है, बाकी अभी चीज हट गया, ये सिर्फ दिख रहा है। समटाइम्स जब आप प्रेजेंटेशन में हो और आपको कोई एक वैल्यूज को शो करना है किसी विजुअल्स को, ओके, जब भी मैं किसी विजुअल्स की बात करूं ना, तो आप ये समझ लेना कि ये भी एक विजुअल्स है, ये भी एक विजुअल, मतलब कुछ भी, एक स्लाइसर इज ऑल्सो अ विजुअल। तो जब भी हम ये बात करें कि हम विजुअल को क्लिक करेंगे, विजुअल को सेलेक्ट करेंगे, तो उसको, ये आपको कंसिडर करना है कि वो विजुअल क्या है। उसको ये फोकस मोड होता है। एंड ये तो फिल्टर होता है कि यहाँ इसमें क्या क्या फिल्टर लगा हुआ है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे आप जब जाते हो तो कुछ ऑप्शंस आपको मिलता है। वन इज एक्सपोर्ट डेटा, कि आप इस डेटा को एक्सपोर्ट करके एक्सेल में ले जा सकते हो। सेकेंड इज शो एज अ टेबल, यानी कि इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो ग्राफ बना हुआ है उसके पीछे जो डेटा है उसका एक टेबल दिख जाएगा, जस्ट लाइक दिस, कि ये आपका एक टेबल जैसा आ गया जहाँ पे सेल्स मोड एंड ऑर्डर प्रायोरिटी और सेल्स का वैल्यू है। तो ये आपका एक व्यू दिखाता है कि उसका व्यू क्या है। देन इफ यो ये रिमूव, तो ये विजुअल हट जाएगा। स्पॉटलाइट का मतलब होता है कि बाकी चीजें नहीं हाईलाइट होगा, सिर्फ ये होगा। आप कहीं साइड में क्लिक कर दोगे तो हट भी जाएगा। सो जस्ट ये आपको हाईलाइट हो रहा है कि सब कुछ आपका बैकग्राउंड में चला गया, ये आपका अभी हाईलाइटेड है। दिस इज योर स्पॉटलाइट। देन हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट एक्सिस होता है, कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, उसको हमें असेंडिंग डिसेंडिंग में किस तरह से उसको सॉर्ट करना है, उसका होता है। देन नेक्स्ट इज आपका फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है, कि आप इसका जो फॉर्मेट करते हो, जो कि मैं यहाँ से इस आइकन पे जाकर के यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये फॉर्मेट का बॉक्स आता है, तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, ये क्या होता है, आपका विजुअल लेवल कैलकुलेशन होता है। आपको याद है कि जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं ना, तो न्यू मेजर्स में जाते हैं और वहां से हम कुछ कैलकुलेट करते हैं और फिर उस वैल्यूज को इस ग्राफ में लेके आते हैं। पावर बीआई ने क्या किया, ये रिसेंट अपडेट है, इट मीन कि 4-5 महीना या मे बी 8 महीना हुआ हो, उन्होंने न्यू विजुअल कैलकुलेशन कर दिया। यानी कि कुछ ऐसा कैलकुलेशन जो इस ग्राफ में डेटा है उसी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैं इसके बारे में आप पूरा एक बताऊंगा, बिकॉज इसमें काफी सारे फंक्शंस हैं और कस्टम भी है, तो ये पूरा आपको बताऊंगा कि वहां पे किस तरह से ये काम करता है। ये भी एक तरह का, अब जैसे एक्सेल में आप बनाते हो ना, कि आपने एक कॉलम बना लिया सेल्स का, उसके आगे बना लिया कॉलम प्रॉफिट का, अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज करना है ना, तो आपको कुछ करना नहीं, उन्हीं 2 कॉलम के बेसिस पे आपको तीसरा कैलकुलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो न्यू विजुअल कैलकुलेशन में जो भी कैलकुलेशन करेंगे, वो इस ग्राफ में जो डेटा हमने अभी डाला हुआ है उसी को हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब उसको थर्ड कैलकुलेशन बना सकते हैं, कि एवरेज, मैक्सिमम, परसेंटेज, ये सब चीजें हम करेंगे। बट ऑफकोर्स हम इस वीक बाद में जाएंगे। ठीक है। अब मैं चलता हूँ ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? एनीवन हैज आइडिया कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है?
जी हम कंपेयर करने के लिए करते हैं ना, जैसे आईपीएल मैच है, दो टीम खेल रही है, तो 10 ओवर में उसने कितना किया, 10 ओवर में इसने क्या किया, तो थोड़ा सा आई थिंक। ठीक है। एनीवन एल्स? कोई और? होगा। चलिए, मैं यदि आपसे ये पूछूं कि आपका कंपनी कितने साल से काम कर रही है, तो कोई किसी का हो सकता है 5 साल हो, किसी का 10 साल हो, किसी का 15 साल हो, किसी का 20 साल हो, whatever। अब मैं ये पूछूं कि यार आपका कंपनी जो है ग्रो कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, तो आप कैसे बताओगे मुझे किसी का कंपनी आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? वो कैसे मुझे बताओगे आप ये बताओगे कि लास्ट ईयर हमने 100 करोड़ का धंधा किया, इस साल हम 12% ग्रो करके 120 करोड़ 112 करोड़ करेंगे, फिर अगले साल 10% बढ़ के हम 132 करोड़ या जो भी वैल्यू बनेगा उसके हिसाब से करेंगे। इसका मतलब ये है कि यदि हमें कंपनी का ग्रोथ देखना है तो हमें क्या करना होगा? ईयर ऑन ईयर देखना होगा। या मैं मंथली बात करूं कि जनवरी से दिसंबर तक में कंपनी ने कितना ग्रो किया, तो मंथ ऑन मंथ देखेंगे। ठीक है। एक चीज, एक ये होता है ट्रेंड। सेकंड क्या होता है कि आप, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे काफी लोग ट्रेवल ट्रेड से रिलेटेड काम करते हैं। अच्छा ये बताएं मुकेश जी कि ट्रेवल ट्रेड में सबसे पीक टाइम कौन सा होता है, जब सबसे ज्यादा सेल्स होता है? मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। ऑफ कोर्स वहां पे कॉर्पोरेट ट्रैवलिंग बढ़ जाता है। जब आपका क्रिसमस आता है जो न्यू ईयर वाला होता है, वहां पे डोमेस्टिक की बहुत ज्यादा बिक्री होता है टिकटों का, वहां पे डोमेस्टिक ट्रैफिक बढ़ जाता है। फिर आपका ये जो मई जून वाला टाइम होता है, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बढ़ जाता है। करेक्ट। अब हम्म। ऐसा क्यों होता है कि अब इस टाइम पे मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ी ट्रेवल एजेंसी है, और अप्रैल में जो उनके काउंटर वाले थे जो टिकट बनाते थे, वो लोग जॉब छोड़ के चले जाए, तो क्या होगा? उनका तो पूरा सीजन ही निकल गया ना, वो तो काम ही नहीं कर पाएंगे। सेम जैसे कोल्ड ड्रिंक का काम है, कोल्ड ड्रिंक का सबसे ज्यादा काम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का काम आपका गर्मी में होगा, बिकॉज उसका ट्रेंड यही दिखाता है ना कि गर्मी में कोल्ड ड्रिंक का सेल सब ज्यादा बढ़ जाएगा। अब उसका यदि डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाए गर्मी के समय में, तो क्या होगा? उसका धंधा नहीं चलेगा ना। या उसको स्टॉक भी इस टाइम पे चाहिए, तो वो स्टॉक कब उसको रखना है अपने पास, ये सब आप एक ट्रेंड के बेसिस पे रखते हो कि आपका बिजनेस किस तरह से चल रहा है, कैसे फ्लैक्चुएट हो रहा है। कि जैसे कोविड आया, आपने कभी शेयर मार्केट देखा है? किसी ने एनालाइज शेयर मार्केट में लगाते पैसे, तो किसी ने एनालाइज किया हो? देखा है। सेंसेक्स। ठीक है। सेंसेक्स में यदि आप जहां पे जाते हो ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको 1 ईयर का। तो ये क्या है, ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या है? ये ट्रेंड है। ट्रेंड ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड। है ना ट्रेंड? तो आप इसी के बेसिस पे कहते हो कि यार इस टाइम पे आके आपका शेयर मार्केट काफी अप गया था, फिर उठा था। बीच में डाउन हो गया। या फिर आप पांच हाँ। साल का ट्रेंड देखोगे, तो ऑफ कोर्स ये 20-21 वाला टाइम जो कोविड वाला टाइम है, यहाँ पे बहुत कम था। या मैक्सिमम उस तरह से देखोगे तो ये देखो आपका। अब इस ट्रेंड को जब आप, कोई बंदा देखेगा ना, तो क्या बताएगा, क्या बताएगा कि यहाँ पे 2008 में क्या हुआ था? ये 2008-9 है ना? ये देखो आपका ये कहाँ पे था? 14,000 के आसपास, 14,500 के आसपास का देखो आपका 14 सेंसेक्स चल रहा था। यहाँ पे क्या आ गया? 10,000 पे आ गया। ये यहाँ पे आप देखो 8,000 के आसपास आ गया। दिन। अब जिनको नहीं पता है, उनको तो ये नहीं पता ही नहीं होगा यहाँ पे क्या हुआ था। पर जिनको आइडिया है कि यहाँ पे क्राइसिस हुआ था, यूएस में बहुत सारे बैंक डूब गया था। मुकेश जी आपको याद होगा, आई थिंक उस टाइम पे आप जॉब स्टार्ट कर चुके होंगे शायद, अर्ली फेज में होंगे। तो ये यहाँ पे हुआ था। फिर आप यहाँ पे आकर के देखो, तो ये आपका कोविड वाला टाइम था। अब ये ट्रेंड देख दो, जैसे आपका यहाँ पर भी कोविड का न्यूज निकल के आया ना, ये फिर से थोड़ा डिप हुआ। ये जो आपका हाई पे चला गया था बिकॉज ऑफ ये सब चीजें। तो जो रेगुलर फॉलोअप कर रहा है ना शेयर मार्केट को, वो शेयर मार्केट का ट्रेंड देखता है। तो एज अ बिजनेस कॉर्पोरेट आपको ट्रेंड हमेशा देखना पड़ता है। और ट्रेंड जब भी देखते हो तो एक पार्ट जो इसका होता है, ये जो नीचे वाला बॉटम पार्ट होता है, वो किससे रिलेटेड होता है? डेट से, मंथ से, क्वार्टर से, नीचे। और जो सेकंड ये आपका जो जो वर्टिकल लाइंस देख रहे हो आपका, ये क्या होता है? वैल्यूज होता है। तो अब क्लियर हो गया ना कि ट्रेंड एनालिसिस हमें कैसे करना है। यहां पे नीचे हमेशा डेट रखना है हमें।
ठीक है, अब मैं आपके इस पे आता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ एंड लेट मी रीनेम इट ट्रेंड एनालिसिस। मैं इधर का हिस्सा हटा देता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज और हम बोल रहे हैं कि हमें स्लाइसर में ना वो रह गया था आपका, नंबर से रिलेटेड स्लाइसर, वो भी आज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ट्रेंड एनालिसिस में आपके पास ये तीन ऑप्शंस हैं। वन इज लाइन चार्ट, अदर इज एरिया चार्ट, एरिया स्टैक्ड एरिया चार्ट, एंड लास्ट इज 100% क्या कहते हैं एरिया चार्ट। और ये होता है आपका एक रिबन चार्ट। ये चार पांच ऑप्शन है, तीन मेनली होता है, एरिया चार्ट को ही दो तीन पार्ट में आ जाता है। तो फर्स्ट इज लाइन चार्ट, सो जस्ट लेट इट। और ये बड़े कमाल की चीज है लाइन चार्ट। एक्स एक्सिस पे क्या आएगा बताइए आप? हम्म एक तरफ तो डेट होगा और एक तरफ वैल्यूज होगा। एक्स एक्सिस में क्या होगा? देगा। डेट होगा एक्सेस सिस्टम। डेट होगा। चलिए डेट डालते हैं। देखिए अब यहाँ पे डेट पे ना ये आइकन दिख रहा है आपको, ये डेट का। और जब आप इस पे क्लिक करोगे ना तो ये एक डेट हायरार्की दिखाता है, और इस पे जब आप क्लिक करोगे ना तो ईयर मंथ क्वार्टर डे ये सब कुछ दिखाता है। तो अभी आप यहाँ पे जैसे डे यहाँ पे फिक्स करोगे, वो आपको ईयर मंथ क्वार्टर डे सब कुछ दिखाएगा। ठीक है, अभी आपने मुझे कहा एक्सिस पे स्टेट लेने के लिए। अभी मैं सेल्स में एज पर, अब मैं वाई एक्सिस पे लूंगा। अब क्या दिखा रहा है आप, कि आपके पास में 2 साल का डेटा है, एक 2015 का है और एक 2016 का है। ये आपका अपने यहाँ पे 70 मिलियन का सेल किया था, और यहाँ पे आपका 10 मिलियन का सेल किया हुआ। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है, मैं आपको बताऊं, सॉरी, 1 मिलियन का सेल किया हुआ। प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे ही आपके पास में डेटा साइज छोटा होगा ना, आप ट्रेंड नहीं देख सकते हो। आपके पास में चाहिए बड़ा डेटा सोर्स, एटलीस्ट 4 5 6 साल का डेटा हो, तब आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मंथ में लेके आता हूँ। मंथ में लाने के लिए मुझे, अभी आपको देख रहा हूँ, सबसे पहले हायरार्की में क्या है, ईयर है। यदि मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैं चला जाऊंगा ईयर से क्वार्टर पे, और इस पे क्लिक करूंगा तो मैं ईयर के साथ क्वार्टर भी देख सकता हूं। तो चलिए, अभी क्या है मेरे पास, क्वार्टर भी आ गया। यानी कि यहाँ पे आपने 15 मिलियन किया, यहाँ पे आपका बढ़ा सेल 16 हुआ, यहाँ पे आपका 17 हुआ, यहाँ पे आपका 2015 के क्वार्टर 4 में 18 CR हो गया, 18 मिलियन हो गया, और यहाँ पे आपका 1 मिलियन रहा। एक बार और आप नीचे करो तो ये हो गया आपका मंथली। ऑफ कोर्स यहां से हो सकता है ये जनवरी 2016 का डेटा ना हो, दैट्स वाई वो कंप्लीट डेटा ना हो, इसीलिए बहुत छोटा नंबर दिख रहा है। अब आप 2015 की बात करो तो क्या दिख रहा है आपको, 2015 में जो जनवरी से स्टार्ट हुआ है, ये बढ़ता ही गया है ऑलमोस्ट, करेक्ट ना? मैं इसमें फिल्टर करता हूं, फिल्टर कैसे करने के लिए, मुझे सिर्फ 2015 का डेटा देखना है। तो मैं यहां पे आऊंगा, इस फिल्टर पे क्लिक करके, और इसमें बेसिक फिल्टर सेलेक्ट करूंगा, ये भी अभी बताऊंगा, और 2015 सेलेक्ट कर लूंगा। सो मुझे 2015 का डेटा दिख रहा है। यहां पे आपको समझ में आ रहा है? अब आप, कोई बता सकता है कि 2015 में सेल कैसे गया, बढ़ा है या घटा है, मतलब उसका ट्रेंड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? बताइए। बीच बीच में फ्लक्चुएट है, नहीं तो बड़ा है। देखिए फ्लक्चुएट तो होगा, बट एवरेज आप देखो तो बढ़ा ही हाँ, है। बड़ा ही है। ठीक है, अब वो नहीं पता हमें। अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फॉर्मेटिंग ऑप्शन में। सो इन फॉर्मेटिंग, अब हमें टाइटल डालना है तो टाइटल हम यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते हो आप सेल्स या ट्रेंड लाइन एनालिसिस, चार्ट। कुछ कुछ भी आप डाल सकते हो। ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है।
इसका फॉर्मेटिंग बाकी चार्ट की तरह ही है। इसमें जो नया आपको मिलेगा, एक सेकेंडरी एक्सिस है, अभी उस पर मैं नहीं आ रहा हूं अभी के लिए। एक आपको मिलेगा लाइन का, नहीं। और लाइन किस तरह का, सॉलिड चाहिए, डॉटेड चाहिए, कस्टम चाहिए, ये इस तरह से आप लाइन आपको मिलेगा कि किस तरह का चाहिए, अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे कलर, कि कैसा कलर चाहिए आपको लाइन का, तो आपने कलर ले लिया। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे शेडेड एरिया। शेडेड एरिया जैसे आप इसमें क्लिक करोगे नहीं, नीचे का एरिया जो कलर हो जाएगा, ये सिमिलर टू एरिया चार्ट होता है, सिमिलर टू एरिया चार्ट होता है। सो फॉर एग्जांपल ये मैं अभी यहाँ डाल देता हूँ, सेलेक्ट। देन यहाँ पे मार्कर होता है, ये जो मार्कर जहाँ पे आपको रखना है, तो वहां पे आप उसके लिए देखो, अभी मैं दिखा देता हूँ इसमें कैटेगरीज में कि किसका आपको दिखाना है। ये अलग अलग जितने आपको नीचे वैल्यू दिख रहे हैं ना, सबके लिए है। और इन केस यदि आपको ऑल चाहिए, तो ऑल के लिए कैसा चाहिए, तो आपने ये जो भी आइकन लोगे ये आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसका साइज बढ़ाना है तो आप साइज बढ़ा भी सकते हो, रोटेट करना है तो यहाँ से आपका रोटेट भी हो जाएगा। फिर इसका कलर आपको चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये जो आपका नया है, जहां जहाँ पे मैं वही बता रहा हूँ। फिर आपको डेटा लेवल्स है। अफकोर्स ये वाला लाइन नहीं चाहिए, तो आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपका सेल कितना है। तो इस केस में आप इस लाइन को हटा सकते हो, ये जो आपको 5 मिलियन 5.5 मिलियन दिख रहा है, उसको आप हटा सकते हो। देन इसके बाद यहाँ पे एक आता है ट्रेंड लाइन। अब जो मैं पूछ रहा था ना, ये सेल बढ़ा है या घटा है, अब आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये बढ़ा है, ये काफी बढ़ा है। देखो ये बढ़ ही रहा है ना। ये ट्रेंड लाइन को फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ सेल ड्रॉप हो रहा है या अप हो रहा है, वो एक ट्रेंड लाइन खींचता है कि कैसे सेल जा रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये, और ये जैसे आपने बताइए। जैसे बीच में सेल ज्यादा डाउन होगा तो ये ट्रेंड लाइन नीचे आएगा। हाँ, आपको तो ट्रेंड लाइन नीचे आ जाएगा। हो सकता था कि ट्रेंड लाइन आपका यहां से स्टार्ट के इधर चले, हो सकता है कि बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो तो ऊपर चल रहा हो, बट वो इसी के लाइन के आसपास ही रहेगा, लाइन से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा। आया समझ में ये चीज। हाँ। अभी मजेदार चीजें अभी आने वाली है। हमने ट्रेंड लाइन देख लिया, अब मैं यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन डालता हूँ। अब ये रेफरेंस लाइन हमने उसमें भी डाला था, कॉलम चार्ट में। अब नाम डाल दो आप कुछ भी, चलो अभी लाइन बनी रहने दो, पहले चूज करता हूँ फिर बताऊँ। अब यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज, ये सब कुछ दिख रहा है। एवरेज लाइन करोगे तो ये देखो आपका एवरेज यहाँ पे चल रहा है। तो यानी कि जो अभी मैं जो कह रहा था कि आपका सेल बढ़ा है, तो आप एवरेज लाइन से देखोगे ना, तो सिर्फ एक बार आपका सेल ड्रॉप हुआ है। यानी मार्च के बाद एवरेज से सिर्फ एक बार आपका ये जो क्या कहते हैं, 15 का क्वार्टर 2 था, जून था, वहां पे सिर्फ एवरेज से ड्रॉप हुआ है, अदरवाइज एवरेज से ऊपर ही रहा है। ठीक है। अब इस लाइन को आपको चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, कलर जो अभी आपने डाला है, मैं इसको कुछ और येलो कर देता हूँ सिर्फ समझने के लिए। ये रहा। उसके बाद आपका ये सेटेड एरिया, कि ये एवरेज लाइन के ऊपर जहां जाए मतलब वो नीचे का सेट हो जाएगा कलर से। या उसका डेटा लेवल दिखाना है तो आप डेटा लेवल भी दिखा सकते हो कि एवरेज कितना है सेल का। एक एरर बार होता है, ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये हमें लिखना पड़ेगा, और लोअर बाउंड्री ये क्या होता है मैं समझा देता हूँ। कभी आपने एग्जिट पोल देखा है? हम्म। एग्जिट पोल में क्या होता है कि बीजेपी का सीट 120 से 130, ठीक, कांग्रेस का सीट 80 से 90। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? वो 80-90 को दो पार्ट करके, मतलब 85 क्यों नहीं बताते, 80 to 90 क्यों बताते हैं, बताओ। एनीवन? बीजेपी का एग्जिट पोल में, मतलब कांग्रेस का 80 to 90 क्यों बताते, 85 क्यों नहीं बताते हैं? वो मान के चलते हैं कि जब उन्होंने डेटा कलेक्ट किया होगा एग्जिट पोल का, तो 5% एरर हुआ होगा। ठीक है।
और वो 5% कहाँ एरर हुआ होगा कि हो सकता है 5% उन्होंने ये मान लिया होगा कि ये बंदा तो बोल नहीं रहा बट ये कांग्रेस को वोट देगा, उसमें गलती हो सकता है। लोअर बैंड ये भी हो सकता है कि यार जो बंदा मैंने उसके अगेंस्ट मान लिया कि यार ये बंदा कांग्रेस वोट नहीं देगा। डेटा कलेक्शन में एरर होता है ना, कि कुछ आप अपने मन से बना लेते हो। मैंने डेटा कलेक्शन तो वो बंदा नहीं करेगा जो एनालिसिस कर रहा है, वो तो किसी से करवाएगा। जैसे आपका सी वोटर बंदा बैठा हुआ है ऑफिस में, वो तो जाके ग्राउंड पे डेटा कलेक्ट नहीं कर रहा है ना, वो तो उसके 10 लोग या 100 लोगों की टीम है, वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये मान के चलता है कि जो 100 लोगों की टीम था उन्होंने मिस्टेक किया होगा, और यदि उसने मिस्टेक किया है तो हो सकता है कि यदि मैं उसका लोअर बाउंड लूं तो 80 सीट ही आएगा, और अपर बाउंड लूं तो 90 सीट आएगा। यदि मैं उसका रेंज लेके चलते हूँ 5+5- या 10+10-, आया समझ में ये? मैं इसका एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वो डैक्स का पार्ट आ जाएगा, इसलिए मैं अभी इसको इसमें नहीं ले रहा। सेकंड आपका यहाँ पे आता है एक फोरकास्ट। ठीक है, अब फोरकास्ट का बड़े मजेदार चीज। अच्छा, फोरकास्ट में देखो आपका क्या दिख रहा है। फोरकास्ट में क्या दिख रहा है आपको? अक्टूबर 2015। अब ये क्या दिख रहा है? 2016। फिर आपका अप्रैल 2016, 17, और ये जो लाइन दिख रहा है ये आपका वही ट्रेंड लाइन है। ये आपका ट्रेंड लाइन है। ये आप ट्रेंड लाइन हटा दो जो आपने लिया था। आ गया। हाँ, अब ये क्या दिखा रहा है? अभी आप देखो ये क्या बता रहा है। यहाँ पे कितना है? फोरकास्ट कितना है? 6186। ये जो बीच में फोरकास्ट के बाद नंबर दिख रहा है ये है ना? और इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड कितना है? सेम नंबर है, क्योंकि ये एक्चुअल नंबर है 2015 के Q4 दिसंबर महीने का। बट जब आप इसके आगे आते हो, यहां पे देखो आपका फोरकास्ट अलग है, अपर बाउंड अलग है, लोअर बाउंड अलग है। कि यहां पे ये कह रहा है कि आपका फोरकास्टेड नंबर ये है कि आपका 60 मिलियन, सॉरी 6.9 मिलियन का सेल होगा। बट यदि आपका अपर बाउंड है वो 6.9 मिलियन तक जा सकता है, और या लोअर बाउंड 5.2 मिलियन तक भी आ सकता है। इसके आगे आप जाओ, यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सेल बढ़ेगा। यहाँ पे कितना था? ये 6.95 था। यहाँ पे आपको एक चीज और ऐड करना पड़ेगा। सो जस्ट हमने फोरकास्ट ले लिया, ये रहा फोरकास्ट लाइन। अब यहाँ पे एक तो ये लाइन हमें कैसे दिखाना है, सॉलिड रखना है, डॉटेड रखना है, वो आप रख सकते हो। ये डॉटेड लाइन आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे एक लीनियर आता है, स्मूथ की कैसे हो जाएगा लाइन। और एक होता है स्टेप बाय स्टेप, ये कुछ इस तरह से जाएगा, स्टेप बाय स्टेप क्या आ रहा है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंस लाइन। ये भी मैं बता दूं क्या होता है, कि आपका क्या कॉन्फिडेंस है कि कितना होगा इसका। मैं वो भी बताता हूँ। मैच कलर करना है, डॉटेड लाइन विड्थ बढ़ाना है, और कॉन्फिडेंस, एक सीजनैलिटी आएगा, टाइटल लाइन, एक यहाँ पे सेंटर सेंटर सेंटर। हाँ, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है कि आपका जो वैल्यूज है, जो आपका फोरकास्ट आएगा। एक तो ये आप देखो यहाँ पे, ये पॉइंट से बता रहे कि कितने यूनिट तक जाएगा। तो मैं इसको मंथ में ले सकता हूँ, जिसमें यहाँ पे मंथ में ले लिया कि कितने मंथ का हमें करना है, कितने मंथ का फोरकास्ट करना है, तो आगे के 2 महीने का फोरकास्ट करना है। ठीक है। अब समटाइम्स क्या होता है कि अभी मैं कह सकता हूँ कि यार मेरा लास्ट मंथ का सेल ना कुछ ज्यादा ही आ गया या कुछ कम आ गया, उसको आप ना कंसिडर मत करो। तो मैं उस महीने का, 1 महीने का सेल का वो हटा देता हूँ, कि आप जो लास्ट मंथ का जो सेल है ना उसको कंसिडर मत करो। उसके आगे आप मतलब बाकी का जो सेल आया हो ना उस पे फोरकास्ट करो। और इसका मैं एक एग्जांपल भी दूंगा। और ये आता है कॉन्फिडेंस लेवल, कि आपका कितना कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेंड को फॉलो करेगा। मैं 90% लेता हूँ और अप्लाई करवाऊँ। यहाँ पे हमारा ये रहा क्या, या आप इसको पॉइंट्स दो मेरे पास। ठीक।
तो ये इस तरह से आपका ये फोरकास्ट चेंज हो जाएगा। अब आप लोगों को फोरकास्ट समझ में नहीं आ रहा है समझ में फोरकास्ट नहीं आ रहा? हेलो? नहीं। फोरकास्ट नहीं आ रहा है ना? मैं आपको एक एक्सेल में बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैं एक एक्सेल ओपन करता हूँ और वहां पे मैं आपको यही एग्जांपल बताता हूँ फोरकास्ट होता क्या है। फोरकास्ट ये होता है कि आप आगे के महीने के बारे में ना एक अनुमान लगाते हो। करेक्ट? इसका एग्जांपल बताता हूँ। एक डमी नंबर लेते हैं और आप लोग सजेस्ट करना। एक हम स्क्वायर फीट और उसका रेंटल अमाउंट मान लेते हैं। ठीक है? मान लेते हैं 50 स्क्वायर फीट है, 60 है, और इसमें जितना डेटा होगा ना हमारे पास उतना वो हेल्प करता है। 70 है, 80 है, किसी का 55 होगा, किसी का 54 होगा, किसी का 56 होगा, 59 है, 80 है, 120 है, 140 है। मतलब इस स्क्वायर फीट के साइज का घर है जो लोगों ने रेंट पे ले रखा है। ठीक है? अब आप मुझे ये बताओ, इसका रेंट कहीं पे आप मान लेते हैं कि 50,000 है, ये 1000 में है, या 20,000 मान लेते हैं, किसी का 18,000 मान लेते हैं, 60 फीट का 18,000 है। ठीक है? ये आपका 30,000 हो गया, ये आपका 34,000 हो गया, ये आपका 25,000 हो गया, मतलब एक रैंडम नंबर कुछ भी। ये आपका 23,000 हो गया, ये आपका 28,000 हो गया, ये 29,000 हो गया, ये आपको 40 हो गया, ये 60 हो गया, और ये आपका 70 है। ठीक है? इतना समझ में आया सबको? अच्छा, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि यदि स्क्वायर फीट बढ़ेगा तो रेंट बढ़ेगा इस डेटा के हिसाब से, आप बताओ। हम्म? इस डेटा की वजह तो ऐसा नहीं होगा। नहीं। अब ये हमें नहीं पता। एक फॉर्मूला होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका आगे भी बताऊंगा। ये क्या कहता है कि बढ़ेगा, यानी कि ये 1 के जितना क्लोज होगा उतना ये बताएगा कि ये बढ़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पे 140 स्क्वायर फीट का घर 70,000 में बोल रहा हूँ, ये मैं आपको बोल दूं 30,000, तो ये देखो कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे डेटा के हिसाब से घर का स्क्वायर फीट बढ़ेगा तो रेंट भी बढ़ेगा। इसका चांस थोड़ा कम है, लेकिन यहां पे मैं 90 कर दूं तो मेरा ये कितना होगा, 1 के क्लोज आ गया, मैंने प्लस में आ गया। जितना ये 0 की तरफ जाएगा, मतलब जितना +1 की तरफ आएगा उतना स्ट्रॉन्ग इनके रिलेशनशिप है। ठीक है? यहां पर भी वही चीज कह रहा है कि जितना वो पीछे जा करके ईयर ऑन ईयर सेल का ट्रेंड देखेगा उतना वो आगे के लिए कंसिडर करेगा। अब आप इस पे आओ, ये फोरकास्ट सीट देख रहे हो आप? फोरकास्ट सीट, ठीक है? ऑप्शंस, इसमें वो पूरा कॉन्फिडेंस, ये सेम आपको वहां पर भी था ना कॉन्फिडेंस, कि कितना कॉन्फिडेंस लेवल है आपका, ये सब चीजें। ठीक है? ऑप्शंस को मैं क्लोज करता हूँ। 2 2 महीने का फोरकास्ट क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा आ गया, यहाँ पे आपका टाइम रेंज आ गया, ये आ गया, ये रेंट का डेटा आ गया। उसके बाद आपका इंक्लूड फोरकास्ट स्टैटिक्स और आपका मैं फॉर्मूला ही यूज करता हूँ। आपको 160 फीट का घर चाहिए। अब आपका एक फॉर्मूला था फोरकास्ट, टारगेट क्या है, ये है फोरकास्ट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ए A12, A2,
V2। इसको और डेटा चाहिए, फोरकास्ट एक्सेस। इसको 95,000 पे करना पड़ेगा फॉर 160 स्क्वायर फीट का। ये फॉर्मूला होता है उसको एक्सेल में। ये फोरकास्ट करते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि फोरकास्ट आप हर जगह करते हो। अब मान लेते हैं कि आपके कंपनी में 1200 करोड़ का सेल हो रहा है, ठीक है, और वहां पे आप 500 एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हो, यानी 500 सेल्स पर्सन आपके काम कर रहे हैं 1200 करोड़ के वैल्यू के लिए। ये आपका सेल्स अमाउंट हो गया और ये आपके सेल्स पर्सन हो गया। अब कंपनी ये कह रही है कि अगले साल हम 1400 करोड़ का धंधा करेंगे, तो कितने लोग चाहिए आपको? ये आप फोरकास्ट करोगे ना, तभी तो आपका प्रोजेक्टेड पीएनएल बनेगा। आपने किसी ने काम किया प्रोजेक्टेड पीएनएल पे? मान लेते हैं कि प्रथमेश, आप एज वाइज पे काम करते हो ना, कि आप एपी में एआर में हो? आप एपी में हूँ। एपी में हो। अच्छा, हाँ। एपी में क्या होता है कि आप जैसे जैसे आपका धंधा बढ़ेगा तो आपका एपी भी तो बढ़ेगा ना। यस। ठीक है, तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। तो अभी मान हाँ। लेते हैं कि आपका 200 करोड़ का एपी चलता है, तो आपका बैंक बैलेंस मान लेते हैं 50 लाख रखते हो। कल आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो गया और वो 200 करोड़ की जगह बढ़ के 400 करोड़ हो गया, तो अब बैंक में कितना रखोगे? 50 लाख ही रखोगे या बढ़ाओगे आप नंबर को? तो बड़ा हो गया। कितना बढ़ाओगे आप? एनी आइडिया? या अपने मन से तो नहीं बढ़ा सकते कि नहीं 50 लाख है तो उसको 70 लाख कर दो? नहीं। उसके पीछे कुछ ना कुछ डेटा होगा ना, डेटा के बेसिस पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे और वो चीज हमें बताएगा कि हमें कितना रखना चाहिए। तो हम आप ये मान लो कि आपका ये एपी का वैल्यू ये रहा स्क्वायर फीट, और आप बैंक में कितना पैसा रखते हो। अब आपका एपी जो 160 सीआर हो जाएगा, तो बैंक में कितना पैसा रखना होगा, यही आप फोरकास्ट करते हो। जो चीज आपको आगे अभी हुआ नहीं है, आगे फ्यूचर के बारे में कुछ आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज फोरकास्ट। आया समझ में फोरकास्ट? यस सर। ऑफ कोर्स ये फोरकास्ट का जो टर्म्स होता है ना, ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है। मैंने इसीलिए कहा कि जितना बड़ा डेटा साइज होगा उतना, यहाँ पे तो हमने 10-12 आइटम ले लिए ना, तो ये इतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं देगा। जबकि आपके पास एक बड़ा डेटा सेट होगा ना, जो पूरा मशीन लर्निंग काम करता है ना, वो इसी रिलेशन पे, ये जो रिग्रेशन एनालिसिस होता है, जो मैं आपको एक चार्ट बताऊं वहां पे रिग्रेशन एनालिसिस बताऊंगा, वहां पे पूरा क्लियर होता है कि हमारा फोरकास्ट क्या होता है। मुझे से समझ आया थोड़ा बहुत फोरकास्ट के बारे में? हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। फोरकास्ट वो होता है कि जो हमें आगे के बारे में प्रिडिक्ट करने को बोला जाता है। तो हम जो प्रिडिक्ट करते हैं वो किसी ऐसे नंबर को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। मतलब हमसे जब पूछा जाएगा कि आपने ये नंबर कैसे प्रिडिक्ट किया, तो हम बोलेंगे कि हमारा ये था, इसके बेसिस पे हमने ये किया। कुछ ना कुछ बेस होना चाहिए जो आप बता सकते हो। गुड्डू, Yes, sir. अभिलाष, आपको याद है हमने एक बार प्रोजेक्टेड पीएनएल बनाया था? हाँ जी। तो वहां पे हम ये प्रोजेक्ट करते थे ना कि अगले साल कितना रेवेन्यू होगा, हाँ कितना हाँ। गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। वो अगले भी, साल कितना? हाँ, वो भी सेम हाँ। आपका यही है जो यहाँ पे हम फोरकास्ट की बात करते हैं। ये जो हम आगे फोरकास्ट की बात कर रहे हैं कि हमें कितने महीने का फोरकास्ट चाहिए, ये जैसे लेंथ हमें कम चाहिए तो आप इसका लेंथ कम कर सकते हो, सिर्फ 4 महीने का हम्म। चाहिए तो हम इसको उसके हिसाब से हम उसको 4 महीने का कर सकते हैं, ये जितने आपने टाइम। एक हाँ, ये आपने एक्सिस पे कैसे डिफाइन किया, वो फोरकास्ट वाला जो फॉर्मूला लगाया आपने कहाँ पे ये वाला? एक्सेल और में? एक्सेल में हाँ। ये रहा। ये कैसे A15 लास्ट, यहाँ से हम A15 पे कर रहे हैं, फिर वहाँ पे हाँ हमने B2 लिया है। हाँ, तो आपका देखिए ये आपका एक्स हो गया ना, वन हाँ सिक्सटी हाँ। स्क्वायर फीट का आपको रेंट हम्म, चाहिए कि कितना हो रहा है, दिस इज हम्म, एक्स। ठीक। तो इसका एक्स का वैल्यू कहाँ पे? ए में बैठा हुआ है ना, तो ये कहता है कि हम्म, नोन एक्स बताओ।
कि जो आपको ऑलरेडी एक्स पता है उस वो क्या है, और ये बता रहे नॉन वाई बताओ कि वाई जो ऑलरेडी आपको पता है वो बताओ। तो उसके लिए आता है एक्सेल में। ऐसे और भी टूल होता है कि आपका ये डेटा कितना करेक्ट है। जब आप डेटा एनालिसिस में जाते हो ना, तो यहाँ पे एक रिग्रेशन एनालिसिस का आता है। तो जस्ट ये दिस इज अ रिग्रेशन एनालिसिस। ये आप इनपुट रेंज, ये हो गया इनपुट रेंज, ये हो गया आउटपुट रेंज, लेवल्स, कॉन्फिडेंस लेवल आपको चेंज करना है तो उसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप ओके करो। तो ये आपको अगेन जो मैं आर की बात कर रहा था कि ये सब जो आपको आता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये पूरा स्टैटिक्स होता है। ये मैं आर बता रहा था ना कि आर क्या होता है, ये जितना वन की क्लोज होगा तो वो सब आपको बताएगा। तो ये पूरा आपका, और ये जो मैं लोअर वैल्यू अपर वैल्यू ये सब पूछ रहा था बोल रहा था, ये देखो आपका लोअर वैल्यू हो गया अपर वैल्यू हो गया, 95 पे क्या बन रहा है। तो ये आपका स्टैंडर्ड एरर, यदि आपने वो सब पढ़ा होगा कि आपका मीन मीडियम मोड स्टैंडर्ड वेरिएंस क्या होता है ये सब, तब आपको ये चीजें पता चल जाता है। ये रिग्रेशन होता है कि आपका कितने टोटल 10 वैल्यूज हैं उसमें क्या आपको बनता है। तो यदि आप एक्सेल में जाके स्टैटिक्स करते हो ना, स्टैटिक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। बिना स्टैटिक्स के आप डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते हो। दिस इज द रियलिटी। और लोग इसको छोड़ देते हैं। ये पूरा का पूरा एक्सेल में डेटा एनालिसिस के लिए ही बना हुआ है। ये पूरा जितना आप देख रहे हो सब आपके डेटा एनालिसिस के लिए ही है। प्रोबेबिलिटी हो गया, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो गया, सब कुछ, कोरिलेशन हो गया जो अभी हम कोरिल करके कैलकुलेट कर रहे थे फॉर्मूला से, तो वहां सब इसी के बेसिस पर फोरकास्ट कैलकुलेट करते हो। इसके बारे में आप चैट जीपीटी या कहीं से भी आप पढ़ो धीरे धीरे करके कि क्या होता है, मूविंग एवरेज क्या होता है, ये सब चीजें। मैं इसमें अभी नहीं जा रहा हूं, मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि वो थोड़ा सा टॉपिक से ना चले जाएंगे दूसरे तरफ। तो ये आपका फोरकास्ट का ऑप्शन होता है। यदि आपको फोरकास्ट वाला भी समझना है तो डोंट वरी, हम इसको जब हम स्टैटिक्स आपको बताएंगे ना तब वहां से आपको ये कंसेप्ट आके मैं क्लियर कर दूं। ठीक है। तो एक तो हो गया आपका ये लाइन चार्ट। ठीक है, एक होता है आपका एरिया चार्ट। एरिया चार्ट भी कुछ इसी तरह का होता है। और जब हमें एक चार्ट को दूसरे चार्ट में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना होगा, मतलब मान लेते कि हमने लाइन चार्ट बनाया, हमें लगा यार लाइन चार्ट में ये चीज प्रॉपर दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, बेल्ट करेंगे और चले जाएंगे किसमें, एरिया चार्ट में। और एरिया चार्ट में वो फोरकास्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। अब ये आपको एरिया चार्ट आ गया। अब लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में कोई फर्क है यहाँ पे, मतलब फोरकास्ट वाला आप हटा दो तो नहीं। कहाँ से फर्क आएगा, और जब आप फॉर्मेटिंग में जाओगे, अब ये मुझे लग रहा है आगे के दिनों में नहीं है, फोरकास्ट और एरिया चार्ट को मर्ज कर देंगे, बिकॉज ये आपका ये हो गया एरिया चार्ट, दिस इज एरिया चार्ट। और यदि आप ये हटा दो तो ये आपका लाइन चार्ट आया समझ में। बत- बता नहीं रहे हो कुछ। अच्छा, जब आप एरिया चार्ट पे जाते हो ना, यहाँ पे एक लेजेंड भी आता है। मान लेते हैं कि लेजेंड में आपने ऑर्डर प्रायोरिटी को ऐड कर दिया। सुनो, अब ऑर्डर प्रायोरिटी का मतलब क्या हुआ, इस सब का अपना अपना लाइन चल रहा है। अगर आप ये लाइन चार्ट में भी बना सकते हो। सो इफ यू विल गो इन अ बिल्ड सेक्शन, सो यदि आप यहाँ पे क्लिक करोगे लाइन चार्ट में, तो दिस ऑल्सो, वो आप सेटिंग वाला पार्ट रहा तो लाइन ही रहेगा। और यहाँ पे एरिया चार्ट में आओगे तो यहाँ पर भी वही रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपका सबका अपना अपना लाइन चल रहा है कि आपका क्रिटिकल का क्या सेल है, हाई का कितना सेल है, लो का कितना सेल है, सबका अपना अपना है। बट इफ यू विल क्लिक स्टैक्ड एरिया चार्ट, यहाँ पे आप देखो क्या करता है कि एक के ऊपर एक है। एरिया चार्ट सेट कर रहा है, यहाँ पे वो उसका लाइन अलग है, ये इसके बीच में, वो उसके बीच में, उस पर है, उसके ऊपर है।
और जब फॉर्मेट में आते हो तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, टोटल लेवल्स दिखेगा, जो कि पहले नहीं दिख रहा था। जब आप यहाँ पे आते हो एरिया चार्ट पे, तो आपको यहाँ पे आकर देखोगे ना, तो टोटल का नहीं दिखेगा, डेटा लेवल्स दिख रहा है, टोटल लेवल्स नहीं दिख रहा है। और जब आप यहाँ पे आते हो स्टैक चार्ट में, आता है आपको टोटल लेवल दिखता है। इट मीन्स जो आपका नॉर्मल एरिया चार्ट है वो क्या करता है, सबका अपना अपना लाइन बना देता है। अब वो लाइन हो सकता है कि एक दूसरे के बराबर में चल रहा हो या एक दूसरे के ऊपर चल रहा हो, लेकिन जब आप स्टैक्ड एरिया चार्ट में जाते हो, वो क्या करता है, आपको टोटल का एक ऑप्शन देता है कि टोटल कितना हुआ। मतलब पहला प्रोडक्ट, उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, और टोटल क्या है। फॉर्मेटिंग में जाओ और आप उसको टोटल लेवल्स को आपने ऑन कर दिया, और कलर इसका चेंज कर दो, कलर दे दो। जब आप यहाँ पे कर्सर रखो तो आपको देखो टोटल भी दिख रहा है। ये देखो, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे बहुत छोटा सा नंबर है, और यहाँ पे आपको 2.9 है, और टोटल आपका 5.1 है। चलो मैं आपको इस तरह से दिखाऊं। ये हो गया आपका क्रिटिकल का, ये हो गया आपका हाई का, यहाँ पे बहुत छोटा सा नंबर होगा आपका लो का, और ये हो गया आपका मीडियम का, और दिस इज योर टोटल नंबर। बट जब आप एरिया चार्ट में आते हो, तो व्हाट हैपन, जब आप यहां पे आओगे तो यहां पे वैसे नहीं चलता है। यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे आपका चलता है कि एक लाइन आपका यहां तक था, एक लाइन आपका यहां तक है, जो ये वाला लाइन मीडियम वाला है ना, उस जीरो से ही शुरू हो रहा है, यहां से ही आपका यहां तक जा रहा है। और पहले क्या हो रहा था, वो एक के ऊपर दूसरा लाइन चलता था, उसके ऊपर तीसरा लाइन चल रहा है, इसीलिए यहाँ पे आपको टोटल का कोई नंबर नहीं दिख रहा। जो 2.9 है वो जीरो से 2.9 तक आया, 1.5 ये भी जीरो से ही आया हुआ है, यानी कि इसका लाइन यहां से स्टार्ट होके वहां तक जा रहा है, इसका लाइन यह जीरो से स्टार्ट होके यहां तक जा रहा है। ये फर्क आया समझ में, क्या है दोनों में? ये आया समझ में, फर्क क्या है इसमें? कि एरिया चार्ट और स्टैक्ड एरिया चार्ट में क्या डिफरेंस है? अभिलाष, प्रथमेश, आया आपको समझ नहीं में? नहीं आया समझ में? आपको दोनों का नहीं नहीं। वन बाय वन बना के दिखाता हूँ। सो लेट मी पुट, ये आपका स्टैक्ड एरिया चार्ट है, ठीक है, मैं इसी को कॉपी करके इसके नीचे डालता हूँ, और ये है आपका स्टैक्ड एरिया चार्ट, ठीक है। और इसमें आपका वो टोटल लेवल जो है वो ऑन कर देता हूँ। अब आप, ये मैं डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, कि आपका ये चार्ट बड़ा हो जाएगा। ये चार्ट, दोनों चार्ट में क्या डिफरेंस आप बताओ, सेम है या कुछ डिफरेंस है? तो सेम तो नहीं है। सेम नहीं है ना? हम्म। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई सेल है, कोई प्रोडक्ट है, मान लेते 2015 में। डिफरेंट है सर। जी, बताइए। अच्छा, 2016, ठीक है, 2017, ठीक है। यहाँ पे ए प्रोडक्ट है और यहाँ पे बी प्रोडक्ट है। इसने 10 सेल किया, इसने 15 सेल किया, इसने 13 सेल किया, इसने 18 सेल किया, इसने 20 सेल किया, इसने 22 सेल किया। जब आपका, ये आपका ईयर होगा, ठीक है। जब आप ये एग्जाम्पल के साथ चलते हो, और मैं आपको
यहाँ पे ये वाला, यही वाला एग्जांपल लेके चलो। ठीक है, अब पहला जो एरिया चार्ट है वो क्या कर रहा है ए और बी के लिए। पहले तो आपको यहाँ पे लाइन खींच रहा है, उसने लाइन खींच के कलर, ये इस तरह का कुछ लाइन बना लिया। यहाँ पे आपका 2015 आ गया और यहाँ पे आपका 16 आ गया। और यहाँ पे आपका 16 आ गया। ठीक है, अब ए की बात करते हैं। ए का पहला क्या है, 10, 13, 20। अच्छा 14 भी है, 14 भी है। यहाँ पे मैं आपका 14, ठीक है। क्या है, 20, 13, 10, 20, 13, 10। तो यहाँ पे मान लेते 20 था, ये यहाँ से 14 आया और यहाँ से आपका 10 गया। कुछ इस तरह का होगा, ये ए होगा। ठीक है, अब ये 20 जो है यहाँ पे, वो नीचे क्या था, जीरो था। यहाँ पे जीरो था ना, तो यहाँ जीरो से 20 तक गया है। यहाँ पे 13 था और यहाँ पे 10 था। अब वो कहता है कि आप एक बी का भी सेल है, बी का है 15, 18, 22, मतलब 22, 18, 15। तो 22 तो थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे 22 होगा, 18 और 15, ये आपका हो गया बी। ये हो गया आपका 22, ये कितना हो गया आपका 18, और ये हो गया आपका 15। तो एरिया चार्ट आपको ये बना के देता है। आ रहा है समझ में, थोड़ा सा समझना ध्यान से। जो दूसरा आप बनाते हो ना, जो दूसरा ग्राफ आप बनाते हो, वो कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पे आपका 14, यहाँ पे आपका 15 और यहाँ पे आपका 16। ठीक है, तो ए के लाइन में तो कोई डिफरेंस नहीं, ए का लाइन जैसे बना है वहां पे वैसे ही बनेगा। इट मीन्स 20, 13, 10। ये यहाँ पे आ गया आपका 20, यहाँ पे आ गया आपका 13 और यहाँ पे आ गया आपका 10। ठीक 10। है, अब जो बी का लाइन बनेगा ना, यानी कि वो ये जीरो था, तो यहाँ पे जीरो से 22 तक गया था। अब वो जीरो से 22 नहीं जाएगा, 20 प्लस 22 जाएगा। कहां पे, 42 पे जाएगा। वो लाइन यहां पे आएगा। ठीक, यहां पे 18 था, तो जीरो से 18 नहीं, 13 प्लस 18, वो आपका कुछ ऐसे बनेगा। अच्छा, जब बी की बात करेंगे तो वो हम बताएंगे कि वो 22 है, ये आपका 18 है और ये आपका 15 है। ठीक है, और यहां पे आएगा टोटल, ये कितना हो जाएगा, 42। ये आपका हो जाएगा, कितना होगा, 11, 20, 31, 31 और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक, अब यहां पे जो एक्सिस होगा, ये वाला जो लाइन होगा, ये वाला, वो क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे आपका 20 होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 30 होगा। ऊपर 25। देखो, या 25 होगा, हाँ मतलब 22 10 तक की का। जाए, 10, 10 का मानो तो यहाँ पे 10, 30 होगा। 30 हो। लेकिन यहां पे जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से, जीरो से स्टार्ट हुआ, ये आपका 20 बना, ये आपका 40 बन जाएगा यहाँ पे, 40 वो 60 हो गया। और ऊपर आपका 7 होगा। 60 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे एक के ऊपर दूसरा दिख रहा है और यहाँ पे सब कुछ एक साथ दिख रहा है। सिमिलर। तो ये आपका एरिया, सिंपल एरिया चार्ट है और ये स्टैक्ड एरिया चार्ट है। मुझे क्या है समझ में, हाँ आ गया। आ गया ना। स्टैक्ड एरिया चार्ट में जब हमें टोटल भी देखना है और सबका एक वन बाय वन देखना है, मतलब जैसे मैं आपकी बात करूं कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, वहां पे अलग अलग 4 चीजें बेचते हो, तो टोटल सेल तो चारों को बेच के आएगा ना। तो हमें यदि टोटल भी देखना है और चारों का कंट्रीब्यूशन भी देखना है, तो हमें ये देखना है।
और जब हमें ये देखना है कि उन चारों का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, तो आपको ये देखना होगा। उन चारों का आपस में कंपैरिजन होगा तो ये होगा, बट मैं टोटल देखना है अलॉन्ग विथ उनका कंट्रीब्यूशन, तो मुझे सेकंड के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, एक और भी है इसमें। जब आप यहाँ पे ये देखो, दिस इज 100% स्टैक्ड चार्ट। अब अगेन ये मैंने आपको 100% स्टैक्ड कॉलम चार्ट दिखाया था, याद है आपको? हम्म। ये आपको याद नहीं हो तो मैं याद दिलाऊं, ये देखा था आपको, याद है? मुझे ये वाला ग्राफ याद है आपको? हाँ। सेम चीज आपको यहाँ पर भी दिख रहा है कि जो जनवरी में उन चार, मतलब मान लेते हैं जो भी सेल्स रहा हो उसको 100% मान लेते हैं, तो कितना परसेंट कहाँ से सेल आया है, किस महीने में कहाँ पे कितना परसेंट, किस प्रोडक्ट, कौन से प्रायोरिटी से आया हुआ है। सेल का वैल्यू अलग है, ऊपर देखो तो अलग अलग है सेल्स वैल्यू अपने नंबर में, पर परसेंटेज में हमने 100 मान लिया उसको सबको। और हम ये दिखा रहे हैं, आपका क्रिटिकल का 7.3% है, हाई का आपको 29% है, लो आपका 4 है, और 57.6 आपका मीडियम, टोटल इज योर 100%। बिकॉज आप ये देखो तो 100%। ये 100% है। समटाइम्स ऐसे दिखाना होता है ना, कि मान लेते कि कोई एक प्रोडक्ट था, आपके कंपनी का 50% सेल उसी से आ रहा था, कोई ऐसा महीना आया कि वहां से आपको 40% आया, कोई दूसरा प्रोडक्ट आपको उस महीने में ज्यादा सेल दे दिया। तो जब हमें इस तरह का एनालिसिस देखना हो, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू नहीं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो वहां पे हम ये 100% स्टैक एरिया चार्ट यूज करेंगे। क्लियर? जहां भी हमें कोई प्रोजेक्टेड टाइप का कुछ है, एस्टिमेट करना है जो कि हमें हाँ पता नहीं है, हाँ। उस केस में हम इस इन चीजों का यूज करेंगे, राइट? नहीं, जहां हमें प्रोजेक्ट करना तो होगा वहां हम फोरकास्ट यूज करेंगे। हाँ हाँ। अब देखिए क्या होगा, हाँ। मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मैं कोचिंग भी दे रहा हूँ, ठीक है, और कोई मेरे पास आया कि मेरे कंपनी का ये काम कर तो मैं आपको ये पैसे दूंगा, ठीक है। तो किसी महीने मेरा कोचिंग का ही 100% रेवेन्यू होगा, कि मेरा जो भी आमदनी है वो कोचिंग से ही आ रहा है, तो मुझे वो 100%, चाहे कुछ भी आ रहा हो, 5 रुपया आ रहा हो या 50 रुपया आ रहा हो, हम उसमें नहीं जा रहे, नंबर में नहीं जा रहे, बट हम कह रहे हैं यार मेरा पूरा धंधा कोचिंग से ही आ रहा है। किसी महीने किसी कंपनी ने मुझसे काम करवाया, तो मैं बोलूंगा यार इस महीने का जो मेरा रेवेन्यू है, 60% मुझे अदर देन कोचिंग आ रहा है, और 40% मुझे कोचिंग से आ रहा है। समझ में? हम्म। जब आप कोई दूसरा प्रोडक्ट लाइन इंसर्ट करते हो कि अब हमारा रेवेन्यू पहले एक ही प्रोडक्ट से आता है, अब अब मुझे दूसरे प्रोडक्ट से भी आना स्टार्ट हो जाएगा। आया समझ में? अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इन गवर्नमेंट का कभी आपने बजट देखा है? बजट में वो बताते हैं कि पिछले साल किस, कहां से मेरे जो गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू मिल रहा था परसेंटेज में, और इस साल उनका रेवेन्यू का प्रोजेक्शन कहाँ है, कितना है, कि किस कहां से कितना परसेंट आएगा। जैसे आप लोग डेटा नहीं देखते हो, थोड़ा डेटा ना आपको करना पड़ेगा। जब आप ये मान के चलो ना कि आप ऐसे देखते हो कि आपका जो कस्टमर है वो डिफरेंट कैटेगरीज में है, कि B2B, B2C, B2G अलग अलग है, तो मेरा जो हम्म। आउटस्टैंडिंग होता है कितना परसेंट किस कैटेगरी में होता है, कि जब मैं 10 करोड़ का धंधा कर रहा था, तब मेरा B2B में कितना परसेंट था, B2B में कितना परसेंट था, B2C में कितना था। अब मैं 50 करोड़ का धंधा कर रहा हूं, तो क्या वही ट्रेंड चल रहा है या चेंज हो गया? अब मेरा B2C में ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहता है, B2G में कम रहता है, तो उसको आप देख के रियलाइज कर सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स आपका धंधा बढ़ा है तो वैल्यू तो बढ़ गया होगा ना। इनकेस आप परचेस में, यदि आपसे रिलेटेड एग्जांपल दूं, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसे वेंडर हो जिनकी पेमेंट 15 दिन पे जा रहा हो, किसी का 30 दिन पे जा रहा हो, और किसी का 45 दिन पे जा रहा हो, तीन कैटेगरी का आपका हो। जब आपकी कंपनी 50 करोड़ का धंधा कर रहा है, तो हो सकता है कि आपका, मतलब एग्जाम्पल मैं एक्सेल में डालता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सेल में डालता हूँ, देख लो।
कि एक वेंडर वो है जिनको आपको 15 दिन के अंदर पे करना है, 15 डेज, ठीक है। हाँ। एक वेंडर वो है जिसको 30 डेज में आपको पेमेंट करना है, क्लियर है। और एक वेंडर वो है जिसको 45 दिन में आपको पे करना है, ठीक है। ऑफ कोर्स जिसको आप 45 दिन में पे कर रहे हो वहां पे आपका विन विन बहुत अच्छा सिचुएशन है, बिकॉज आप किसी का पैसा 45 दिन के लिए होल्ड करते हो, एंड टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंग जितना भी आप होल्ड करोगे उसके पैसा कम हो रहा है। अब आपका धंधा जो था 40 करोड़, मतलब ये मान लेते हैं यहाँ पे आप किसी को 10 करोड़ करते थे, यहाँ पे 20 करोड़ करते थे, और यहाँ पे आप 30 करोड़ करते थे, ठीक है। टोटल धंधा कितना था आपका, मतलब एपी जो था 60 करोड़ का था। बाद में ये आपका 2015 का था कहानी। 2016 में क्या हुआ, यहाँ पे आपका हो सकता है कि आपका 18 करोड़ हो गया, यहाँ पे आपका 22 करोड़ हो गया, यहाँ पे आपका 18 करोड़ हो गया। अब आपका एपी क्या हो गया, 58 करोड़ का हो गया। तो टोटल एपी में तो क्या चेंज हुआ, सिर्फ 2 करोड़ चेंज हुआ ना। Yes. लेकिन फर्क क्या पड़ा कि यहाँ 15 में आप किसी का पैसा जो 45 दिन होल्ड करते थे वो 30 करोड़ था, और अभी पैसा सिर्फ 18 करोड़ कर रहे हो। तो एपी मतलब डेटा एनालिस्ट के हिसाब से आप नुकसान में हो, मतलब एक तरह से, मतलब अनफेवरेबल, आपका जो फेवरेबल सिचुएशन था वो चेंज हो गया, डायनेमिक चेंज हो गया है। अब बोलोगे कि यार इसको कैसे हम बताएं कि हमारा डायनेमिक चेंज हो गया है, तो उसको हम ये बता सकते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, एंड और यहां पे यदि मैं इसको चेंज करूं, लेट मी ड्रैग हियर, एंड अब मैं किसी को नंबर नहीं बताऊंगा, मैं उसको बताऊंगा कि देखो 2015 में ना मैं किसी का पैसा 50% रखता था 45 दिनों तक, अब मैं सिर्फ 31 दिन ही रख रहा हूं, और इसका सम आप करोगे ना तो ये आपका 100% होगा। यहाँ पे वैल्यू अलग अलग है, बट एनालिसिस में हमने दोनों को 100% मान लिया, और हम ये कह रहे हैं कि यार जो 15 दिन में पैसे देने होते 17 करोड़ 17% देने होते, अब 31% देना पड़ रहा है, तो अब हमें बैंक में बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ाना पड़ेगा ना। तो अब जो आपका लिक्विडिटी रेशियो है वो बढ़ाना पड़ेगा कंपेयर टू 15/16। मुकेश जी आया समझ में आपको। हाँ आ गया। अब क्या होगा कि पहले मैं बैंक में कम पैसा रखता, 10 करोड़ ही रखता जो 15 दिन में देता, अब मुझे 18 करोड़ देना पड़ रहा है। तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो गया। तो ये जो मैसेज मुझे कन्वे करना है तो इसको मैं परसेंटेज में दिखाऊंगा, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ विल हेल्प यू। कि किस तरह से आपके डायनेमिक चेंज हो रहा है। आई थिंक प्रथमेश यू गॉट योर आंसर, Yes, yes. ओके, मतलब सिर्फ परसेंटेज चेंज हो रहा है करेक्ट। ये। सो हाँ समटाइम्स व्हाट यू नीड टू शो कि आपको जो दिखाना है वही मैसेज आपका आगे जाए, बिकॉज जब आप कैश फ्लो टीम के साथ बात करने जाओगे, सो देन इफ यू विल प्रेजेंट दिस नंबर कि मेरा पहले 60 था, एपी अब मेरा 58 होगा, वो आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। यार क्या प्रॉब्लम है, पहले भी 60 दे रहे थे 58 देंगे, 2 करोड़ तो फायदा ही हो गया ना। आप बोलोगे नहीं मेरा डायनेमिक ये चेंज हो रहा है। सो इफ, अच्छा एक चीज और बताओ, बड़ी मजेदार चीज है, यहाँ पे मुझे माइनस किस कैसे करना होगा, 15 - 16, 16 - 15 क्या करूं, एवरीवन। अभिलाष 15 - 16 ठीक है, गुड्डू सर क्वेश्चन नहीं समझ। ये 16 - 15 होगा। मतलब ये यहाँ पे ना मुझे माइनस करना है, ये जो 17 से 31 हुआ, 33 से 38 हुआ ना, तो मुझे यहाँ पे माइनस करके दिखना है कि कितना चेंज हुआ है। हाँ ये तो 16 - ठीक है, 15 अभी के हिसाब हाँ नेक्स्ट से। मुकेश जी। नहीं नहीं ये 15 - 16 ही हो। 15 15 - 16 इग्नोर इन। प्रथमेश, क्या बोले समझ में नहीं आया। मतलब माइनस करना है मुझे, यहाँ पे मुझे चेंजेस दिखाना है, जो चेंज इन परसेंटेज हुआ है ना हाँ वो मुझे दिखाना कि कितना परसेंट चेंज हुआ है। सो
किस कॉलम से किसको माइनस करना है, एल से एम माइनस करना है या एम से एल को माइनस करना है, यहां पे मुझे माइनस करना है। सो इट विल एम बी से एल 7, करना पड़ेगा। एम से एल करें हाँ या एल टू एम। एक बात बताइए, अगर मैं एम से एल करता हूँ या एल से एम, तो मैं अगर एब्सोल्यूट लगा देता हूँ तो बात तो बराबर ही पड़ जाएगा ना। एब्सोल्यूट हम क्यों लगाएंगे, ये बताओ। जहां पे माइनस हुआ माइनस दिखाना है, जहां प्लस हुआ प्लस दिखाएंगे। अच्छा। नेट में तो जीरो होना चाहिए ना, जब दोनों 100% है तो इन तीनों का डिफरेंस का टोटल जीरो होना चाहिए। हम्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमेशा आप ध्यान रखना एज अ डेटा एनालिस्ट, जो नया डेटा होगा ना उसमें से पुराना डेटा माइनस करेंगे। सिर्फ इतना आपको याद रखना है। 15-16 में नया एम डेटा कौन सा है, 16 16, 16 माइनस 15 करेंगे। 15। अब इससे क्या होगा ये मैं आपको दिखाता हूं। एक तो टोटल जीरो होगा, और क्या दिखा रहे हैं हम, बताइए, कि पहला जो है, जो 15 डेज वाला था, वहां पे 14% बढ़ा है, इसमें 5% बढ़ा और इसमें 19% कम हुआ है। यदि मैं उसका उल्टा करता, यदि मैं 15 - 16 करता, तो मैं क्या बताता उसको, कि देखो इसमें पहले में बढ़ा है, दूसरे में बढ़ा है, तीसरे में घटा हो गया। क्या पागल हो क्या, बढ़ा है तो प्लस में होना चाहिए ना, घटा हुआ माइनस में होना चाहिए। मुकेश जी, आप एब्सोल्यूट कर दोगे तो सब कुछ प्लस में आ जाएगा ना, तो फिर कहाँ बढ़ा कहाँ घटा उसका मतलब ही नहीं बनेगा। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको नया, अच्छा, कहीं पे प्लान हो और एक्चुअल नंबर हो। एक प्लान समझते हो ना, कि आपने जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री ने बात किया कि हम 200 करोड़ इस बार धंधा एस्टिमेट। एस्टिमेट किया उन्होंने कि हम 200 करोड़ खर्चा करेंगे, और उन्होंने 190 किया। यहाँ पे क्या माइनस करोगे, प्लान माइनस एक्चुअल होगा, एक्चुअल माइनस प्लान होगा। एक्चुअल माइनस प्लान। करेक्ट। इससे आप ये कहोगे कि मेरा प्लान अभी भी 10 करोड़ से बचा हुआ है। यदि एक्चुअल 220 हो जाता तो हम कहते हैं हमने 20 करोड़ ज्यादा खर्च कर दिया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, मैंने प्लान किया था कि मेरा रेवेन्यू जो इनकम होगा 200 करोड़ होगा, एक्चुअल में मेरा 180 करोड़ ही हुआ। क्या माइनस करूं, तो सेम ही एक्चुअल माइनस प्लान ही होगा ना, -20 आएगा यहाँ। ठीक है। अब मैंने प्लान किया था कि 200 करोड़ खर्चा करूंगा, और 180 करोड़ ही खर्चा किया, क्या करूं माइनस, प्लान बना सकते। क्या करूं, प्लान माइनस एक्चुअल। देखो, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे अलग तरीके से। क्या पढ़ेंगे, जब हम रेवेन्यू इनकम की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इनकम में प्लस हमारा फायदा करेगा। यानी कि हाँ यहां पे यदि 220 होता तो ये मेरे फायदे के लिए होता, ठीक है, और माइनस होगा तो ये मेरे नुकसान के लिए होगा। ठीक है। और एक्सपेंस में जब आप कम माइनस हो। करोगे, माइनस करोगे तो ये आपके फायदे में होगा, और फायदे प्लस में करोगे तो आपका ये नुकसान में नुकसान होगा। होगा। डिफरेंस है समझ में, हम्म यस। मुकेश जी। हाँ। जब आपका इनकम होगा माइनस होगा, आपके अनफेवरेबल है। जब आपका खर्चा होगा माइनस होगा, आपके लिए फेवरेबल है। क्योंकि जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे तो वहां पे हमें ग्रीन येलो, ग्रीन येलो रेड करना होता है। तो इसको हम्म हमें याद रखना होगा वहां पे, वहां के लिए। दैट्स हम अभी एक्सेल में थे इसलिए मैंने सोचा उसको बताए। तो ये समझ में आ गया, ये ग्राफ। अब एक चीज और, एक चीज और है, लेट मी
कॉम्बो चार्ट। लेट मी रिमूव दिस। अब हमारे पास ये है कॉम्बो चार्ट। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा कॉलम पिक करता हूँ जहां पे कुछ अलग सा दिखे कुछ। अब आपको ये दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है तो? दिस इज माई कॉम्बो चार्ट। बताओ कि क्या दिख रहा है आपको? कि एक लाइन है, वो ये वाला, वो ये कभी ऊपर गया, कभी फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर आपका ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसका मतलब ये होता है, ये आपको क्या बताता है कि आपका जो ट्रेंड चल रहा हो तो ठीक है। तो टोटल आपको 4.6 किया, 5.7 किया, 5.7 किया, 5.1, 5.7 किया, ये चल रहा है। बट यहाँ पे आपके जैसे 10 कस्टमर हो, आपके पास 10 कस्टमर हो, तो हो सकता है कि कोई एक कस्टमर किसी महीने में ज्यादा सेल खरीदे आपसे, अगले महीने में दूसरा खरीद रहा हो भी ज्यादा, तीसरे महीने कोई और खरीद रहा हो। तो जब आप कॉम्बो चार्ट बनाते हो तो देखो यहाँ पे 0.5 था, ये कौन से नंबर पे था? ये चौथे नंबर पे था। 1 2 3 4, ऊपर से चौथा, मतलब जो सबसे ज्यादा करेगा वो सबसे ऊपर होगा। ये चौथे नंबर पे था, ठीक है। लेकिन जब अगले महीने में गया है तो ये तीसरे नंबर पे आ गया। अब जब आप यहां पे कर्सर रख के देखोगे तो यहां पे क्या बता रहा है कि 2015 क्वार्टर 1 फरवरी, नॉर्थ सम ऑफ सेल्स 4.6 मिलियन। नीचे अगला महीना मार्च, फरवरी से मार्च का, ये है 5.64 मिलियन। कितना चेंज हुआ है? 98,000 का चेंज हुआ है। यानी कि इसने अपना सेल 21% बढ़ा लिया। और उसका रीजन ये, उससे ये हुआ कि जो कस्टमर आपके फरवरी में चौथे नंबर पे था, वो मार्च में तीसरे नंबर पे पहुंच गया, उनका रैंक में एक पोजीशन का चेंज हो गया। प्लेयर का कभी आपने क्रिकेट प्लेयर का देखा होगा? एक पूरे सीजन में 10 प्लेयर का दिखाते हैं कि किसका कौन से ईयर में कितना था, किस पोजीशन पे था रन के अकॉर्डिंग, फिर अगले साल में कौन से नंबर पे आ गया, फिर अगले साल में कौन से नंबर पे गया। कुछ ऐसा एनालिसिस आपने देखा है क्रिकेट मैच में कि उसने कौन से पोजीशन पे था, किस पोजीशन पे आ गया, उससे कितने उसके पोजीशन में चेंज हुआ? हाँ और देखा है। अब यहाँ पे कर्सर रखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वो थर्ड नंबर पे था अक्टूबर में, नवंबर में पांचवें पे आ गया। सेल्स में कितना चेंज हुआ? माइनस हुआ है 19.85, यानी 1.24 मिलियन का चेंज हुआ, और उसका रैंक 2 नंबर से चेंज होगा। जब प्रथमेश, इन केस ऑफ योर वर्क, हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो 10 वेंडर है उनका परफॉर्मेंस मंथ ऑन मंथ कैसे चल रहा है, कौन से वेंडर से हम अपना परचेज बढ़ा रहे हैं, किससे कम कर रहे हैं। किसी महीने में हमने बढ़ा दिया होगा, किसी महीने में घटा दिया होगा। कोई एक है, जैसे ये आपका टॉप पे जो है, ये हमेशा टॉप पे ही रहा है। सेकंड नंबर वाला मतलब टॉप 2 जो है वो अपने ही उस पे है, उसमें कोई चेंज नहीं, वो हमेशा से टॉप 2 पे बैठा हुआ है। नंबर 3 से चेंजेस स्टार्ट हो गया है। जो थर्ड फोर्थ पे है वो काफी गेन कर रहा है, मतलब वो ऊपर नीचे जा रहा है। नीचे वाले भी अपने एक लाइन में ही चल रहा है। या आप इसको कुछ और हिसाब से चेंज करो, आप रीजन ना लेकर के कुछ आप कोई और ले। जस्ट लाइक सिप मोड में देखो, सिप मोड में तो ऊपर एक ही है, टॉप पे ही है वो। प्रोडक्ट में लो, आप सिप मोड हटा दो, प्रोडक्ट आप यहाँ पे लीजेंड में ट्रांसफर करो। देखो किस प्रोडक्ट का सेल कैसे गया। यहाँ पे कोई भी टॉप प्रोडक्ट नहीं है, उसका चेंज हो रहा है हमेशा। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, इसीलिए आपको नीचे दिखा रहा है बहुत सारा। बट आप यहाँ पे रखो तो ये देखो, यहाँ पे था, अब यहाँ पे टोटल दिख रहा है, पर जब आप यहाँ पे रखोगे कर्सर, ये 4 से तीसरे नंबर पे आएगा। यहाँ पे रखो, ये पहले नंबर से छठे नंबर पे आ गया। 14% इसका सेल कम हो गया। यार समझ में ये ग्राफ का मतलब क्या है? दिस इज अ रिबन चार्ट। सॉरी, मैंने कॉम्बो चार्ट बता दिया था, रिबन चार्ट। गेजी नहीं है समझ में?
प्लस नहीं भैया। नहीं है समझ में। मुकेश जी नहीं। आपको, प्रथमेश आपको, हाँ, थोड़ा बहुत तो समझ में है। थोड़ा बहुत, मुकेश जी आपको थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। चलो, मान लेते हैं अगेन एक्शन, हमारे पास 4 कस्टमर है, ए बी सी डी ई, ठीक है। 4 कस्टमर है हम हमारे पास, और वो हर महीने कुछ ना कुछ खरीद के ले जा रहा है। मान लेते हैं जनवरी है, फरवरी है, हाँ। ये मार्च है, ठीक है। और कुछ भी हम रैंडम नंबर ले लेते हैं, 10 से 90 के बीच में कोई भी नंबर दे देते हैं, ठीक है। रैंडम नंबर है, और यहाँ पे मैं 54 की जगह पे 57 कर देती हूँ। अब यदि मैं बात करूं, यहाँ पे टॉप कस्टमर कौन था? बी था जनवरी में, नहीं सी था, सॉरी सी था, फिर बी है, फिर कौन है, डी है, डी फिर आपका ए और ई है, ठीक है। ई से यहाँ पे कौन है? यहाँ पे ई है आपका, यहाँ पे ई, यहाँ पे आपका उसके बाद ए ए ए, फिर आपका बी, बी डी डी और सी, सी ठीक है। यहाँ पे ई, ई, फिर आपका उसके बाद ए ए बी बी, डी सी कौन सा, डी के बाद डी 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 और फिर सी। से से अच्छा, अब कोई ये बताना कि सी जो था जनवरी में सबसे बड़ा क्लाइंट था आपका, 84 हाँ करोड़ मान लेते हैं, या लाख जो भी, करोड़ हाँ मान लेते हैं। उसने हाँ 84 का धंधा किया आपसे, हम्म, और फरवरी मार्च में वो आपका सबसे कम सबसे खरीदने लो वाला कस्टमर हो गया। ये कंसर्न नहीं है आपके हम्म लिए? हम्म मुकेश जी आप उससे जाके बात करोगे आप, सी क्लाइंट सी से, या नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे उससे। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि वो जो टॉप कस्टमर था वो सबसे नीचे आ गया? वो तो यही रिबन चार्ट बताएगा ना आपको, यही बताएगा ना कि वो यहां बैठा था, यहां से यहां पे आ गया। तो इस सिनेरियो के लिए हम रिबन चार्ट यूज करते हैं कि हमारा उसका पोजीशन कितना चेंज हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे रैंक 1 पे था और ये रैंक 5 पे आ गया। वहां पे हम वैल्यू भी देखते हैं कि वो 84 से 21 पे आ गया, कितना चेंज हुआ। हम्म यहाँ पे उसका 84 होगा, यहाँ पे उसका 21 होगा, और हम ये बताएंगे कि उसका कितना का चेंज हुआ है। 24 बताओ। 75% उसने कम खरीदा। जो उसने जनवरी में खरीदा था उसका सिर्फ 25% ही आपसे फरवरी में खरीदा। तो वो कहीं बेच तो रहा होगा ना, मतलब खरीद, मान लो आपसे खरीद के कंज्यूम कर रहा होगा या किसी को बेच रहा होगा। तो क्या उस क्लाइंट को किसी से बेटर डील मिल रहा है? हाँ ये हम पता लगे उससे, सेल्स वाले को भेजेंगे कि भाई तुम सी से जाके मिलो कि उसका क्यों हो रहा है। हाँ, वो तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकता है है, ना? किसी और से ले रहा होगा, ये कंपनी डाउनफॉल में जा रही होगी। करेक्ट, मतलब जो भी रीजन होगा मटेरियल हमें पता होना कॉस्ट चाहिए। एज अ डेटा एनालिस्ट, आप जब इस डेटा को एनालाइज करोगे ना, तो आपको चीजें पता होना चाहिए कि मेरे क्या हो रहा है कंपनी में, और ये आपको सिर्फ डेटा बताएगा। तो जब हमें ट्रेंड भी देखना है और उसका रैंक भी देखना है ना, वहां पे हमें कॉम्बो चार्ट यूज करना है। सो इससे क्या, उसका ट्रेंड भी दिखेगा, देखो लाइन जैसा जा रहा है ना आपका, और साथ में उसका ट्रेंड भी दिख रहा है कि वो यहां पे था, यहां से यहां पे आ गया। और क्या चेंज हुआ इसमें, जब आप यहां पे कर्सर रखो कि ये चेंजेस आए हैं, कि पहले क्या था, बाद में क्या सेल हुआ, सेल में कितना चेंज हुआ, रैंक वो फर्स्ट नंबर पे था, अब वो थर्ड नंबर पे आ गया। तो यहाँ पे रिबन चार्ट यूज नहीं करेंगे। ये रिबन चार्ट ही है आपका, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ये रिबन चार्ट ही है। पर्च में से आया आपको समझ में?
हाँ आ गए। कंफर्ट ना? यस। मुकेश जी आप बताओ, नहीं तो कोई और एग्जांपल लेके भी बता सकते हैं, बता। नहीं, समझ गया। समझ गए ना? जहां पे आपका ट्रेंड भी देखना हो और उसका रैंक भी देखना हो, वहां पे हम रिबन चार्ट यूज करते हैं। कम, ये देखो रिबन चार्ट आपका कम यूज होता है। जैसे मैं ये करता हूं अपने डैशबोर्ड में, मैंने बना रखा है रिबन चार्ट कि वहां पे क्या मूवमेंट दिख रहा है। अच्छा मान लेते प्रोडक्ट आपका नहीं है, तब भी आप यहाँ पे इस तरह का ले सकते हो रिबन चार्ट, कि आपका कॉलम चार्ट जैसा आपको दिख जाएगा। बट आप जब इसमें लीजेंड डालोगे, देन ओनली आपका ये रिबन बनेगा। जब तक आप इस लीजेंड में वैल्यूज लेके नहीं आओगे, तब तक आपका ये नहीं बनेगा। ठीक है? जो मैंने असाइनमेंट दिया था, आई थिंक मुकेश जी के अलावा किसी ने किया नहीं है। और मुकेश जी आप उसमें ना जो लास्ट डेट और फर्स्ट डेट है, वो वाला आप एक बार आंसर देखना। ठीक है। हाँ वो मुझे सेम दिख रहा था। ठीक। ठीक है? ठीक। प्रथमेश आप भी उसको सॉल्व करके ना